अर्थ मेजरमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। ये अर्थ होता क्या है। पहले तो ये है कि अर्थ क्या होता है, अर्थ क्यों करते हैं। अर्थ करने की आवश्यकता है इसलिए पड़ती है कि कोई भी उपकरण जो काम करता है उसकी वर्किंग एक सर्टेन वर्किंग वोल्टेज होती है। अगर उस उपकरण को उसकी वर्किंग वोल्टेज से अधिक वोल्टेज दे दी जाए या उसकी उससे वर्किंग करंट से ज़्यादा करंट दे दिया जाए तो वो तो हमारा उपकरण फूक जाता है, जल जाता है, ख़राब हो जाता है। ऐसा अधिक वोल्टेज कहाँ से आ पाती है। इसके सोर्स हैं जैसे कि अ, आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली गिरती है, इससे भी हमारा उपकरण नष्ट हो सकता है। इसके अलावा आरी एरिया में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती है वो हमारी केबल पे उसका असर पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों इंडक्शन पड़ता है, जिसके कारण केबल में इंड्यूस वोल्टेज हो जाती है। इस इंड्यूस वोल्टेज की वजह से उसके साथ लगा हुआ उपकरण भी खराब हो सकता है, खराब हो जाता है। शोर, उस सर्किट में शोर पैदा हो जाता है। और इसके अलावा कार्य करते समय व्यक्ति को या मैकेनिक को या कारीगर को घायल होने या बिजली लगने का भी डर रहता है। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास एक उपाय है, वह है अर्थ। जिस भी किसी भी सर्किट या किसी भी कंडक्टर या किसी भी इसमें सर्किट में इंड्यूस वोल्टेज होने के चांस हैं। जैसे कि उस पे आकाशीय बिजली गिर जाए, इंड्यूस वोल्टेज आ जाए ट्रेन आरी ओची से, या कहीं शॉर्ट सर्किट हो, फॉल्ट पड़ जाए, उसकी वजह से सर्ज अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए और उसमें सर्किट में आ जाए। उस कंडीशन में हमारा उपकरण ख़राब हो जाता है। और उसको अचानक से पैदा हुआ, अचानक से बड़ा हुआ, अचानक से बड़े हुए टेम्परेरी फॉर इंस्टेंट क्षणिक बड़े हुए वोल्टेज या करंट को रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि उस उपकरण, उस केबल, उस डिवाइस को हम अर्थ कर दें, जिससे कि उसमें उत्पन्न होने वाली वोल्टेज या आने वाली वोल्टेज सीधे तौर पे ज़मीन के अंदर चली जाए। अगर ज़मीन के वो इंड्यूस वोल्टेज या सर्ज वोल्टेज ज़मीन के अंदर नहीं जाएगी तो उसका दूसरा दुष्परिणाम है, वो हमारा उपकरण फूक जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। दुनिया भर में जितने भी टेलीकम्युनिकेशन के फेलियर्स होते हैं, जितने भी फेलियर्स होते हैं, उसकी स्टेटिस्टिक्स ये बताती है कि 23% जो भी फेलियर्स हैं, 23% जितने भी फेलियर्स हैं वो प्रॉपर अर्थ न होने की वजह से हुए हैं। उपकरण या तो प्रॉपर अर्थ नहीं किया गया था, या उपकरण को अर्थ नहीं किया गया था, या अर्थ प्रॉपर नहीं थी, अर्थ खराब थी। ये 2-3 कारण थे। मतलब उस डिवाइस को, उस उपकरण को अर्थ नहीं मिली। अर्थ ना मिलने से जो उसमें इंड्यूस वोल्टेज है, सर्ज वोल्टेज है, वो बाईपास नहीं हो पाई, उपकरण में सीधी चली गई। उस कंडीशन में हमारा या तो उपकरण खराब हो गया, या इस वजह से हमारा आर्थिक नुकसान होता है। अगर OHE से इंड्यूस वोल्टेज होती है तो सर्किट नहीं चल पाता है, शोर बना रहता है। इन सब को स्क्रीन करने के लिए, इन सभी इंड्यूस वोल्टेज को, जो अवांछित वोल्टेज हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन करने के लिए हम अपने उपकरणों को अर्थ करते हैं। हमने अपने उपकरणों को अर्थ करते हैं। अर्थ अर्थ भी अर्थ हमने ये देखा, एक्सपेरिमेंट भी देखा गया है कि अर्थ पृथ्वी के सिर्फ 10 फुट नीचे तक ही प्रॉपर मिलती है। ऐसा नहीं कि हमने बहुत अच्छी अर्थ अगर बनानी है तो हमने 10 फुट से ज़्यादा हमने गहरा कर दिया तो अर्थ बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। धरती के सिर्फ 10 फीट नीचे तक अर्थ प्रॉपर मिलती है। अगर उसके नीचे जाएंगे तो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस
बढ़ता जाता है या प्रॉपर नहीं मिलता है। अब इन अर्थ को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अर्थ को बनाया जाता है। एक तो अर्थ होती है जो प्रॉपरली पिट खोद के बनाई जाती है, बीच बीच में अभी आई थी मेंटेनेंस फ्री अर्थ भी आई थी, अब उसका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है दोबारा। उस मेंटेनेंस फ्री अर्थ थी जो अर्थ है उसकी, जो अभी समय काम कर रही जो मेंटेनेंस वाली अर्थ है उनको मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस करने का मतलब क्या है कि जब भी हमारा मेंटेनर या हम मेंटेनेंस करने वहाँ जाएगा तो वहाँ की पिट को साफ़ करेगा, उसके कनेक्टर को देखेगा, जो तार उसमें जुड़ी हुई है उसको नट बोल्ट को खोलेगा, ग्रीस लगाएगा, टाइट करेगा, तथा अर्थ में पानी भी डालेगा जिससे कि आर्द्रता या नमी बनी रहे और अर्थ का जो रेजिस्टेंस कम से कम हो। अर्थ का रेजिस्टेंस जितना ही कम होगा उतना ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो वो बचे रहेंगे। जैसे कि हमारा OFC का है, OFC का जो की अर्थ है OFC बहुत सेंसिटिव उपकरण है, इसलिए उसकी अर्थ हमेशा ही 2 ओम से कम होनी चाहिए। अधिक से अधिक उसकी परमिसिबल है 2 ओम या 1 ओम है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सचेंजेज है उनके लिए 5 ओम तक परमिसिबल है। अतः हमें जो अर्थ है उसकी रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। अगर हमारी अर्थ की रेजिस्टेंस कम नहीं है तो अर्थ का होना ना होना बराबर है। अतः हमें अर्थ को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना चाहिए और बार बार उस अर्थ का जो वैल्यू है उसकी मेजरमेंट एक पीरियडिकली मेजरमेंट करते रहना चाहिए। अब अर्थ जिसके हम अर्थ बनाते हैं उसमें एक्चुअली हम धातु की कॉपर प्लेटेड धातु की हम पाइप को अंदर ज़मीन के अंदर डालते हैं। इसके अलावा कुछ रेजिस्टेंस धरती और प्लेट के साथ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम कुछ जैसे कि पारंपरिक जो अर्थ है उसमें हम कोयला डालते हैं, नमक डालते हैं, उससे हम उसकी रेजिस्टेंस कम करते हैं। जो मेंटेनेंस फ्री है वो अर्थ इन्हेंस मटेरियल डालते हैं। ये सब डाल के हम उसको अर्थ बनाते हैं और अर्थ को फिर हम उसमें से एक आउटपुट लेके तार लेके हम उसमें डिवाइस के बॉडी में लगा देते हैं जिससे कि इंड्यूस वोल्टेज है या सर्ज वोल्टेज है वो सीधी विदाउट एनी शॉर्टेस्ट रूट मिल जाता है, उसको शॉर्टेस्ट रूट मिल जाता है और वो ज़मीन के अंदर चली जाती है। और ये जो अर्थ बनाते हैं ये इसकी जो प्लेट्स होती हैं 3 तरह की इसमें है दिखाई हमने। पहली प्लेट फ्लैट टाइप है। फ्लैट मीन्स जैसे कि नीचे बिल्कुल चौकोर सी फ्लैट होती है और उसको एक रॉड में वेल्ड करके ज़मीन के अंदर डाला जाता है, वो प्लेट टाइप है। दूसरी होती है रॉड टाइप। रॉड टाइप मीन्स एक जैसे पाइप है, रॉड है, पाइप को अंदर डाला जाता है, उसके ऊपर रॉड के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग कर दी जाती है जिससे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और तीसरा होता है स्ट्रिप टाइप। स्ट्रिप मतलब कॉपर या GI आयरन की स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग होती है। कॉपर की कोटिंग को फिर वो स्ट्रिप को अंदर ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है और इससे हम ये 3 तरह के प्लेटें हम इस्तेमाल करते हैं अर्थ बनाने में। इसके अलावा ये इन सभी प्लेट्स की अलग अलग ये जो अर्थ बनती है इंडिविजुअल भी बन सकती है और अभी इसमें देखा आपने लिखा है रिंग टाइप अर्थ। रिंग मीन्स कई सारी जैसे 4 अर्थ को एक साथ कनेक्ट कर देना। जब 4 अर्थ को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, हमें डिजायर्ड रेजिस्टेंस मिल जाती है। तो इस तरह की अर्थ को हम क्या बोलते हैं, रिंग अर्थ बोलते हैं। मतलब हमारी अर्थ इंडिविजुअल भी हो सकती है और रिंग टाइप भी हो सकती है। ये जहाँ पे बड़े स्टेशंस हैं या जहाँ पे उपकरण ज़्यादा हैं या जहाँ पे इस तरह की इंस्टॉलेशंस ज़्यादा हैं वहाँ पे रिंग टाइप का इस्तेमाल किया जाता है।
जो अर्थ होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, अगर कोई भी अर्थ बहुत ख़राब है उसके अगर पानी आप डाल देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाता है। तो हमें जब इसीलिए हमें जब भी अर्थ नापते हैं तो हमेशा ड्राई मौसम में नापते हैं। ड्राई मौसम में नापने से हमें ये पता लगता है कि हाँ, ये हमारी अर्थ की कंडीशन क्या है। अगर हम गीले मौसम में नापते हैं, बरसात के मौसम में नापते हैं, तो हमें सारी अर्थ अच्छी बताएंगी, सारे अर्थ ठीक बताएंगी, हाँ भाई ये अर्थ सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा अर्थ को नापते समय हमें शुष्क मौसम का ही प्रयोग करना चाहिए और ये पीरियडिकली टेस्ट करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हमने अर्थ लग गई है उसके बाद भूल गए, उसके बाद हमने टेस्ट करना ही नहीं है, जब फेलियर पड़ा तब हम टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर फेलियर पड़ने के बाद, फॉल्ट पड़ने के बाद आप टेस्ट करते हैं तब तक तो नुकसान हो चुका होता है। तो उसके अवॉइड करने के लिए हमें चाहिए कि पीरियडिकली हम अर्थ टेस्ट करें और जो संभावित जो नुकसान है उसे रेल को बचाएं। तथा आप जब बार बार अर्थ टेस्ट करेंगे तो आपका जो अर्थ टेस्ट करने का जो तरीका है वो आपको याद रहेगा, वरना आप अगर अर्थ टेस्ट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। अब अर्थ टेस्ट करने के लिए हमें दो तरह का मेथड इस्तेमाल होता है, दो तरह का हम मेथड इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। ये अभी जो चित्र में आ रहा है ऊपर का 15 मीटर और अर्थ इलेक्ट्रोड जिसका असली है, उसके बाद दो रॉड आती हैं, उस पे तार बांध के हम जोड़ देते हैं मीटर के साथ। वो दोनों के बीच में दूरी 15 मीटर की होती है। इसको हम बोलते हैं फॉलिंग पोटेंशियल मेथड। अर्थ मेजरमेंट करने का ये फॉलिंग पोटेंशियल मीटर है, मेथड है, जिसमें हम अर्थ को जो R1 और R2 है और E है, हम क्या करते हैं, R1 और R2 को शॉर्ट कर देते हैं और E को ओपन रखते हैं और इससे हम बटन दबाते हैं तो हमें अर्थ की रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लग जाती है। और इस तरह के अर्थ मेजरमेंट को हम फॉलिंग पोटेंशियल मेथड कहते हैं। ये बड़ा रिलायबल और इजी मेथड है, बट ये है कि जिस अर्थ का हमें रेजिस्टेंस नापना है उसके पास जगह होनी चाहिए जिससे हम समान दूरी पे 15 मीटर की दूरी पे हम दो रॉड हम गाड़ सकें। ये सभी तीनों जो तीनों होंगी एक लीनियर रेखा, सीधी रेखा में होंगी, जिग-जैग वे में नहीं होंगी। दूसरा होता है 3 पॉइंट मेथड अर्थ रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जो अर्थ होती है, जो एक मेन अर्थ होती है, उसके एंगल में समान दूरी पे लगभग 6 मीटर की दूरी पे एक रॉड गाड़ते हैं और दूसरा रॉड भी 6 मीटर दूरी पे गाड़ते हैं, जिससे एक ऐसा ट्रायंगल बनता है जिसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। उस तरह से हम इसको कर लेते हैं। करने के बाद जैसा कि इसमें बताया गया है कि 1 मीटर की ज़रूरत से 1.5 वोल्ट के ड्राई सेल को सीरीज में जोड़कर करंट नाप लेते हैं। और करंट नापने के फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों अवस्थाओं में नापते हैं। E1 और E के बीच रेजिस्टेंस नाप लेते हैं, E1 और E2 के बीच के रेजिस्टेंस नाप लेते हैं, E3 और E2 के बीच में रेजिस्टेंस नाप लेते हैं। और इन तीनों का हम क्या करते हैं कि R1 + R2 + R3 बटा 2 कर देते हैं, जिससे हमारा उस मीटर की, उस अर्थ की रेजिस्टेंस का पता लग जाता है। इस मेथड को हम बोलते हैं 3 पॉइंट मेथड। और उसके ऊपर जो मेथड है इसको हम बोलते हैं फॉलिंग पोटेंशियल मेथड। फॉलिंग पोटेंशियल मेथड 3 पॉइंट मेथड से ज़्यादा आसान है, बट 3 पॉइंट मेथड में जगह की कमी से भी काम चल जाएगा। फॉलिंग पोटेंशियल मीटर में हमें थोड़ी जगह चाहिए, क्योंकि हमें लीनियर में हमें रॉड को गाड़ना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डीबी मीटर, डेसिबल मीटर। डीबी मीटर क्या होता है?
एक्चुअली जब हम अपनी आवाज़ को ट्रांसमिट करते हैं तो हमारी जो ध्वनि ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अब विद्युत ऊर्जा में किस रूप में बदलती है? इस विद्युत ऊर्जा में करंट भी होता है और वोल्टेज भी होता है, और P पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, P इज इक्वल टू VI, ये मिलके इसकी पावर बन जाती है। और इसी पावर को हम डेसिबल में नापते हैं, इसी पावर को हम डेसिबल में नापते हैं। और इसकी नापने के लिए हम हमेशा उस पर जो टोन देते हैं, किसी भी केबल के हम ट्रांसमिशन लॉस को नापना है उसके लिए हम 800 हर्ट्ज की टोन देते हैं। 800 हर्ट्ज की टोन इसलिए है कि यह एक आदर्श फ्रिक्वेंसी है। अगर 800 हर्ट्ज से नीचे करेंगे तो भी मान में अंतर आएगा, और 800 हर्ट्ज से ऊपर करेंगे तो भी मान में अंतर आएगा। इसीलिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन है कि इस पे जब भी किसी का भी ट्रांसमिशन लॉस मेजर करना है तो 800 हर्ट्ज की टोन दी जाती है। आजकल डीबी मीटर डिजिटल आ रहे हैं, ये जो आपको दिखाया गया है एनालॉग मीटर है, डीबी मीटर डिजिटल आ रहे हैं। और डीबी मीटर और एक और हम मेजरमेंट करते हैं ट्रांसमिशन मेजरिंग किट, और दूसरा होता है डीबी मीटर जो मेजरमेंट करने का जो मीटर है वो हमें अगर दूर से कोई पावर आ रही है, पावर मीन्स एकॉस्टिक वाटेज आ रही है, और उसको इंस्टेंटेनियस ही कितना मिल रहा है ये मेजरमेंट करने के लिए होता है। अगर वही टीएमएस किट में ये फैसिलिटी होती है कि हम कितने लेवल डीबी लेवल की हम टोन दे रहे हैं और कितनी लेवल इतने किलोमीटर बाद प्राप्त हो रही है, वो तो टीएमएस किट बोलते हैं उसको। तो डीबी मीटर इंस्टेंटेनियस बताता है, और जो टीएमएस किट होती है वो कितना हम उस सर्किट में दे रहे हैं और कितना हम सर्किट में हमें मिल रहा है, इतने किलोमीटर के बाद लॉस कितना होना चाहिए और इतने किलोमीटर बाद लॉस कितना है, डेविएशन कितना है, ये हमें पता लग जाता है। अभी ये चित्र में दिखे डीबी मीटर, ये एक्चुअली ये डीबी मीटर नहीं, ये टीएमएस किट है। टीएमएस किट एक तरफ से ऑसिलेटर द्वारा 800 हर्ट्ज की टोन और लेवल पावर, उसमें लेवल फिक्स होता है कि कितने 0 dB की देना है, कि 3 dB की देना है, कि -3 dB की देना है, कितने dB की टोन देनी है, वो फिक्स करते हैं, टोन देते हैं। नेक्स्ट एंड पे या तो उसको दूसरे टीएमएस किट से सुनते हैं या लूप करके लूप बैक कर देते हैं, और जो वैल्यू आती है उससे 2 से भाग दे देते हैं। जो वैल्यू आती है उसको 2 से भाग देते हैं तो हमारी रियल वैल्यू पता लग जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जो ट्रांसमिशन की पावर नापने के लिए, कॉस्टिक पावर नापने के लिए जो 2 तरह के मीटर हैं, एक डीबी मीटर है जो आजकल डिजिटल मीटर है, और दूसरा है टीएमएस किट भी एक पावर मीटर है जो मेजर करता है। टीएमएस किट का एडवांटेज है कि हमने कितना पावर की लेवल दी है, एकॉस्टिक एनर्जी दी है, कितनी पावर की कितनी मिल रही है, हम टोटल लॉस पता कर लेते हैं। जबकि डीबी मीटर में इंस्टेंटेनियस ही पता लगता है, जिससे कि हमें ये निर्धारित कर पाते हैं कि यह जो उपकरण है इतने वोल्ट पे काम करता है और इतने डीबी पे काम करता है और इतनी डीबी मिल रही है, इसका मतलब पीछे से लॉस है। ये 2 तरह के मीटर होते हैं जो ट्रांसमिशन लॉस नापने के काम आते हैं। इसके बाद आता है मेगर होता है कि किसी भी केबल या ट्रांसफार्मर का जो उसकी वाइंडिंग और उसके कोर के बीच में इंसुलेशन कितना है, एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन कितना है, या केबल में पेयर लिंब टू लिंब इंसुलेशन कितना है, या लिंब टू अर्थ इंसुलेशन कितना है, ये सब नापने के लिए एक्चुअली क्या है कि लिंब टू लिंब मीन्स
एक लिंब से दूसरी लिंब में करंट आने के लिए कितनी बाधा है। प्राइमरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कितनी बाधा है, कितना रेजिस्टेंस है। इसी तरह अर्थ और कंडक्टर के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, अर्थ और केबल के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। इसको हम नापने के लिए मेगर का इस्तेमाल करते हैं। इस चित्र में अभी देख रहे हैं एनालॉग मेगर है ये, इसको हम घुमाते हैं, घुमाने से हम उसका इंसुलेशन नापते हैं। ध्यान रहे कि जिस सर्किट में ट्रांसफार्मर लगा है उसको एक्रॉस, दो तरह की टेस्टिंग होती है इंसुलेशन टेस्टिंग, एक होती है एक्रॉस और दूसरी होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के साथ, और उस लिंब के साथ हम नापते हैं तो उसे बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और एक्रॉस लिंब टू लिंब नापते हैं तो उसे कहते हैं एक्रॉस। तो जिस सर्किट में अगर ट्रांसफार्मर लगा है तो हमें क्रॉस टेस्टिंग नहीं करते हैं। ये मेगर आजकल मेगर मीटर आजकल डिजिटल आ रहा है, एनालॉग बहुत कम है, इसकी एक एनालॉग की एक्यूरेसी भी कम है इसकी। और जो हम जैसे ये घुमाते हैं एनालॉग है, करंट जनरेट करता है 100 वोल्ट की लगभग करंट जनरेट करता है। जो टेलीकॉम है उसमें 100 वोल्ट की मेगर से मेजर करते हैं, जो सिग्नल की केबल है उसको 500 वोल्ट की मेगर से हम मेजरमेंट करते हैं। अभी ये जो दिखाया जा रहा है एनालॉग है, शायद ही कहीं मिलता है। अब जो भी मेगर आ गया है सारे डिजिटल आ गए हैं। जैसे ये एनालॉग की कार्यविधि बताया गया है। इसके बाद ये ट्रांसफार्मर की जैसे अर्थ नापने का बताया गया इसमें। इस तरह से हम देखते हैं डिजिटल मेगर की अच्छाई क्या है कि इसको कोई रेंज फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जीरो फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें जो बैटरी दी गई है वो ठीक ठाक हो, इसमें कोई रेंज फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने एक तार को अर्थ के साथ और बॉडी के साथ अगर हम कर देंगे, बीच से अर्थ काट देंगे तो हमें पता लगे कि कितना रेजिस्टेंस है, कितना इंसुलेशन है। एक लिंब का दूसरे लिंब के साथ कर देंगे कितना इंसुलेशन। ध्यान रहे कि जब भी हम इंसुलेशन मेजर करते हैं किसी भी डिवाइस या उपकरण का, वो उपकरण चालू स्थिति में नहीं होना चाहिए, चलती हुई स्थिति में नहीं होना चाहिए, या